अब जो अगला चैप्टर हमें कवर करना है वो है हमारा स्टाफिंग। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसमें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को हम कवर करते हैं फटाफट। पहले तो स्टाफिंग की डेफिनेशन फटाफट से पढ़ लेते हैं। स्टाफिंग का मतलब हो गया पुटिंग पीपल टू जॉब्स, मतलब पुटिंग राइट पीपल टू राइट जॉब, मतलब सही लोगों को सही जॉब पे रखना। ठीक, ये एक पूरा प्रोसेस होता है स्टाफिंग का, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और प्रमोशन हमारा आ जाता है। स्टाफिंग की डेफिनेशन आपको याद करनी है। किस तरीके से स्टाफिंग इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स। मतलब स्टाफिंग रिलेट करता है ऑब्टेन करने से, हासिल करने से, चुनने से, यूटिलाइज करने से मतलब सही से इस्तेमाल करने पे, मेंटेन करने का मतलब जाने नहीं देने से, किसे, वर्कफोर्स को, सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को, हमारे सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को। ये हमारा स्टाफिंग हो गया, स्टाफिंग की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद जो अगला आपको टॉपिक पढ़ना है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है आपका स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस का कोड आपको याद कराया था, MRP 2PC। एम से था हमारा, अगर आपको याद हो, पहला लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो, मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर हम क्या करते थे, मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर हम एस्टिमेट लगाते थे कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं। इस मीन्स एस्टिमेटिंग हाउ मैनी persons या वर्कर्स वी नीडेड एंड ऑफ what टाइप ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड। मतलब हमें एस्टिमेट करना है कि हमें कितने लोग चाहिए और किस टाइप के चाहिए। ये हमारा इसके अंदर आ जाता है। मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर हम दो काम करते हैं जो आपको याद करने हैं। पहला होता है हमारा वर्क लोड, सबसे पहला काम होता है वर्क लोड एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वर्क लोड एनालिसिस के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड। तो ये वर्ड ध्यान रखना, केस स्टडी के लिए काम आएगा। ठीक ठीक, इसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितने और किस तरीके के लोगों की ज़रूरत है। अगला वर्क फोर्स एनालिसिस। इसके अंदर हम ये एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास अवेलेबल कितने हैं। ठीक, नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन अवेलेबल, इसके अंदर हमें ये डिसाइड करना होता है। तो यहाँ लिखा भी है वर्कलोड एनालिसिस में, इट इज़ एस्टिमेशन ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स। काम करने के लिए हमें कितने लोग और किस तरीके के लोग चाहिए। ठीक, वर्कफोर्स एनालिसिस में इट एस्टिमेट द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय अवेलेबल, कि हमारे पास किस टाइप के लोग हैं। तीसरा काम हमें करना होता है कंपैरिजन करना होता है। किसका कंपैरिजन करना होता है, इन दोनों का, वर्कलोड का एनालिसिस का और वर्क फोर्स एनालिसिस का। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारे काम आता है। ठीक, जैसे मान लो वर्कलोड एनालिसिस हमने करी और हमें पता लगा हमें 10 लोगों की ज़रूरत है और हाँ, हमारे डिपार्टमेंट में 10 लोगों की ज़रूरत है। अब वर्क फोर्स एनालिसिस हो सकता है हमारे पास 12 हों, 12 होंगे तो दो का हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और जगह पे, या उन्हें निकाल भी सकते हैं। दूसरा काम हमारा ये हो सकता है, मोनली आप ये लिख के आना कि ओवर स्टाफ होगा तो हम जो है उसे ट्रांसफ़र कर देंगे अंडर स्टाफ वाली जगह पे। मतलब जहाँ 2 लोग फालतू हैं हमारे पास, 2 लोग हम उस डिपार्टमेंट में डाल देंगे या उस डिवीज़न में डाल देंगे जहाँ पे कमी होगी। मान लो 10 की ज़रूरत है, हमारे पास 8 है, तो 2 लोगों को हम नौकरी पे रख लेंगे। तो ये आपका यहाँ से स्टाफिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो एम से हो गया मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब आर से आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन।
ठीक, आर से है आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के अंदर हमें क्या करना होता है, रिक्रूटमेंट के अंदर हम सर्च करते हैं, ठीक है, किसके लिए, एम्प्लॉयज़ को सर्च करेंगे। यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को, उन्हें मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करेंगे। क्या करने के लिए, फॉर अप्लाई इन, फॉर अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब्स, जो हमारे यहाँ पोजीशंस खाली हैं, नौकरियाँ खाली हैं, उनके लिए उन्हें अप्लाई करने के लिए हम एनकरेज करते हैं। ये हमारा इसके अंदर आता है। यहाँ लिखा भी है, रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयज़ and attract them and motivate them to apply for jobs in the organization. Take recruitment may be defined as the process of searching for employee and encouraging them to apply for job in the organization. ठीक, ये हमारा काम होता है इसके अंदर। रिक्रूटमेंट का हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव होता है क्रिएट अ पूल ऑफ जॉब एप्लीकेंट। ठीक, रिक्रूटमेंट ज़्यादातर न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू मतलब किया जाता है, कई तरीके होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को इन्फॉर्म करना है हमें एक तरीके से कि हमारे यहाँ नौकरी खाली है, भैया आओ और अप्लाई करो। ठीक, तो ये हमारा इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, ताकि हमारे पास खूब सारे रिज्यूम्स इकट्ठे हो पाएँ, खूब सारी जॉब एप्लीकेशंस आ पाएँ। ये हमारा रिक्रूटमेंट में होता है। इसके बाद अगला होता है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन जो होता है वो प्रोसेस होता है किसका, चूजिंग, हमें इसमें चूज करना होता है द बेस्ट पर्सन। ठीक, फ्रॉम पूल ऑफ जॉब एप्लीकेंट, मतलब जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उसमें से हम बेस्ट इंसान चूज करेंगे। डेफिनेशन लिखी भी है, सिलेक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द पूल ऑफ कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। मतलब इसके अंदर हम यहाँ पे जिन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया होता है उनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज करते हैं। ये एक निगेटिव प्रोसेस होता है। मान लो तुमने 10 के लिए वैकेंसी निकाली है, एप्लीकेशन आई 50, तो भैया नौकरी तो 10 को ही मिलेगी, 40 तो खाली हाथ जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा इसमें आता है। अब इसके अंदर सिलेक्शन किया कैसे जाता है, सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्शन टेस्ट लिए जाते हैं और इंटरव्यू लिया जाता है। ये हम सिलेक्शन का पर्टिकुलर प्रोसेस होता है उसके अंदर पढ़ेंगे। इट इज़ डन थ्रू अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्क्रीनिंग, टेस्ट एंड इंटरव्यू। मतलब इसके अंदर स्क्रीनिंग की जाती है, सिलेक्शन टेस्ट लिए जाते हैं और इंटरव्यू लिया जाता है कैंडिडेट्स का। ठीक, MRP, आर हो गया, एम से मैन पावर रिक्वायरमेंट, आर से रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पी से प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट, और चौथा हो गया ये, चलो पांचवा ओरिएंटेशन। अभी ये क्या होता है, प्लेसमेंट का मतलब हो गया मींस कैंडिडेट्स को जॉब देना। प्लेसमेंट मींस असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब to selected candidate. Take, placement means assigning specific job to the candidate for which he has been selected. मतलब उस कैंडिडेट को जॉब देना जिसके लिए वो सेलेक्ट किया गया। ठीक, फॉर विच ही हैज सेलेक्टेड, जिसके लिए वो सेलेक्ट किया गया। ठीक है, अब यहां पे हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, जो क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट मस्ट मैच द जॉब रिक्वायरमेंट। तो ये तो हम पहले भी पढ़ के आए थे, डिपार्टमेंटलाइजेशन में हमने देखा था। डिपार्टमेंट जब हम बना रहे थे कि भैया जॉब जो है, काम जो है उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। मतलब जॉब रिक्वायरमेंट के कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए सेलेक्ट कर प्लेसमेंट करते समय, ये ध्यान रखना है। ओरिएंटेशन क्या हो गया, ओरिएंटेशन इंट्रोडक्शन होता है किसका, ऑफ सेलेक्टेड एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट किए हैं, टू अदर एम्प्लॉय, बाकी के एम्प्लॉयज से या फिर कोलीग्स से, उसके कोलीग्स मतलब जो उसके साथ में काम करेंगे। ठीक, और हम इसमें उसे
फ्लेमराइज करते हैं विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक, रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ओरिएंटेशन के अंदर जो एम्प्लॉय सेलेक्ट होके आया है उसे बाकी के एम्प्लॉयज़ के साथ मिलाया जाएगा और उसे ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स और पॉलिसीज़ वगैरह बताई जाती हैं। तो ये हमारा ओरिएंटेशन के अंदर आता है, 5वां हो गया। ठीक, इसके बाद अगर आप बात करो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक, इसके बाद है MRP 2 के T से आ जाता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसको भी मैं पार्ट्स में बांट देता हूँ अलग अलग। छठा पार्ट हम ले लेते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, और 7वां स्टेप ले लेते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ठीक, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होगा? अब एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गया, ओरिएंटेशन वगैरह हो गया, तो ट्रेनिंग कराएंगे हम एम्प्लॉय की ताकि उसकी नॉलेज और स्किल्स को डेवलप किया जा सके। ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि हम उसको अपग्रेड कर सकें। क्या अपग्रेड कर सकें? नॉलेज एंड स्किल ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट। जो हमने कैंडिडेट सेलेक्ट किया है उसके हम स्किल्स वगैरह को उसे बेहतर कर सकें, ये हमारा ट्रेनिंग के अंदर आ जाता है। ठीक, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। इसके अंदर हम नए स्किल्स सीखते हैं, मतलब एम्प्लॉय जो है वो नए स्किल सीखता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग हो गई, अब एम्प्लॉय हमारा काम करना शुरू करेगा। ठीक, ट्रेनिंग के बाद चलो डेवलपमेंट तो रह गया, ये तो ट्रेनिंग को ही हमने एक्सप्लेन कर दिया। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अंदर डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है किस चीज़ का? लर्निंग का और ग्रोथ का। ठीक है, इसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक, इसमें क्या किया जाता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल में इवेल्युएट की जाती है एम्प्लॉय की करंट परफॉर्मेंस को। ठीक है, किससे? बाय प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स। मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कुछ हमारे प्री डिटरमाइन पर्पसेस के लिए। ठीक, इसमें लिख सकते हैं इट क्रिएट्स बेसिस फॉर प्रमोशन। इससे प्रमोशन के लिए बेसिस क्रिएट हो जाएगा। 8वां, ठीक, PC आता है हमारा, P से प्रमोशन। प्रमोशन मतलब हो गया गिविंग an employer higher job position. Position means giving to employer higher job position in the organization as he work efficiently and his appraisal report is excellent. Promotion का मतलब हो गया higher job position देना किसी भी employee को। क्यों? क्योंकि वो उसने जो है वो काम किया है efficiently और उसकी appraisal report जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, इसलिए ये हमारा इसमें आ जाता है। आखिरी हमारा हो जाता है कंपनसेशन। ठीक, कंपनसेशन के अंदर मतलब हमारा कंपनसेशन रिफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवार्ड गिवन टू एम्प्लॉय। ऑल फॉर्म्स ऑफ पे एंड रिवॉर्ड गिवन टू एन एम्प्लॉय। ठीक, ये हमारे इसमें आ जाएंगे। अब पे और रिवॉर्ड्स जो है वो 2 तरीके से दिए जाएंगे। ठीक,
डायरेक्ट पेमेंट और इनडायरेक्ट पेमेंट, मतलब एम्प्लॉय को रिवॉर्ड जो होगा डायरेक्ट दिया जाएगा या इनडायरेक्ट दिया जाएगा। डायरेक्ट का मतलब हो गया मनी में दिया जाएगा या नॉन मनी में दिया जाएगा, ये हमारा इसके अंदर आ जाता है। तो ये हमारा हो गया स्टाफिंग का प्रोसेस। अब अगला हमें पढ़ना है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के आपके दो सोर्सेज होंगे, इसमें सोर्सेज पढ़ने होते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल सोर्सेज और एक होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल दो तरीके के हो गए, प्रमोशन और ट्रांसफ़र। प्रमोशन के अंदर क्या किया जाता है, प्रमोशन के अंदर हम जो है वो एक तरीके से एम्प्लॉय को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लोअर लेवल टू हायर लेवल, लोअर लेवल से एम्प्लॉय को हायर लेवल पे प्रमोट कर देते हैं। ठीक, प्रमोशन के अंदर इससे ध्यान रखना, पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है, इससे उसकी जो पे है या सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, या हम कह सकते हैं उसकी रैंक इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रेस्टीज बढ़ जाएगी। ठीक, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे आपका ट्रांसफ़र कर दिया, एक जॉब से दूसरी जॉब में आपको भेज दिया गया। इसके अंदर आपकी पे इंक्रीज़ नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करें, आपका स्टेटस रैंक इंक्रीज़ नहीं होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें इंक्रीज़ नहीं होती है। ठीक, तो ये प्रमोशन और ट्रांसफ़र के बीच का डिफरेंस भी हो गया आपका। अब इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं इंटरनल के फ़ायदों की बात करूं तो इसका सबसे पहला फ़ायदा है मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलेगा, बुक में भी डायरेक्ट लिखा हुआ है, प्रमोटेड एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। जो प्रमोटेड एम्प्लॉयज़ होंगे जिन्हें प्रमोशन मिलेगा वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक, सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। इसमें इसका ये जो होता है पूरा स्टाफिंग के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है, आसान बना देता है, क्योंकि हमें पहले से पता है नो वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक, इससे हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर बाहर से किसी को रखोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है, हम आगे पढ़ेंगे, आपको देखने को मिलेगा। सस्ता होता है ये, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं निकालना पड़ता, पैसे खर्च नहीं होते हैं। ठीक, इसकी मदद से हम शिफ्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा वर्कफोर्स को वहाँ से जहाँ एक्स्ट्रा है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, एम्प्लॉयज़ को कुछ पता ही होता है कि एक समय के बाद उनको प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि सरकारी डिपार्टमेंट में होता है। ठीक, तो वो लेज़ी हो जाएंगे, काम करना नहीं चाहेंगे, आलसी हो जाएंगे। ठीक, नो फ्रेश टैलेंट, हमारे पास कोई नया टैलेंट नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऑल वैकेंसी कैन नॉट बी फुलफिल्ड इंटरनली, सारी वैकेंसीज को इंटरनली फुलफिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कमी है, तुमने मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो था, रिलायंस के जियो का एग्जांपल ले लेते हैं, जियो के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कमी है, तुमने क्या करा, रिलायंस के किसी और डिवीज़न के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज़ को बुलाया, वहाँ पे डाल दिया, वहाँ कमी हो गई। कहीं किसी और डिपार्टमेंट से निकाल के अगर उसमें डाल दोगे तो दूसरे डिपार्टमेंट में कमी हो जाएगी। तो एट द एंड तुम्हें बाहर से लेने पड़ जाएंगे एम्प्लॉयज़, तो कम्प्लीटली ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, इससे क्या होता है, स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन ख़त्म हो जाता है, डिक्रीज स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। ठीक, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। ठीक, प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि भैया एम्प्लॉयज़ जब फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र होंगे, बार बार उन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा तो कहेंगे अरे हटा कौन करेगा इतनी मेहनत, हम यहाँ मेहनत करें फिर हमें कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, सबसे पहला
फटाफट एक्सप्लेन करता जाता हूँ मैं खाली। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें क्या होता है, इसके अंदर फैक्ट्री के गेट के ऊपर एक नोटिस लगा दिया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन के गेट के ऊपर इंटरेस्ट नोटिस लगा दिया जाता है कि हमें कितने लोग चाहिए। एंड नोटिस इज प्लेस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ एन एंटरप्राइजेस स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ जॉब अवेलेबल, मतलब कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है उसका एक नोटिस लग जाएगा। सिलेक्शन इज डन ऑन द स्पॉट, जो सिलेक्शन होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में वो ऑन द स्पॉट होता है। ठीक, ये सस्ता मेथड होता है, क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें एडवर्टाइजमेंट वगैरह अखबार में नहीं निकालना। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मतलब बाहर से लोगों को नौकरी पर रखना है, तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकालना इसमें आता है हमारा। तो एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन इसमें इतना खर्च नहीं होगा। ठीक, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये ध्यान रखना खाली कैजुअल लेबर्स के लिए काम में आता है या बदली वर्कर्स के लिए काम में आता है। कैजुअल लेबर्स और बदली वर्कर्स एक ही होते हैं हमारे, ये इनके काम में आता है, इन्हें डेली वेजेस पे पेमेंट दिया जाता है। दूसरे होते हैं हमारे कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं? कैजुअल कॉलर्स वो होते हैं जो कंपनीज में बिना वैकेंसी के रिज्यूम्स सबमिट करते चले जाते हैं और कंपनी के पास एक डाटाबेस क्रिएट हो जाता है, और जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती है तो वो उन्हें कॉल करके बुला लेते हैं। कंपनी गेट्स एप्लीकेशन इवन विदाउट एनी वैकेंसी, मतलब बिना वैकेंसी के भी कंपनी के पास रिज्यूम आते हैं। हाउएवर ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डाटाबेस ऑफ सच एप्लीकेंट्स, वो इन रिज्यूम्स को फेंकते नहीं है, संभाल के रख लेते हैं। एंड व्हेन वैकेंसी अराइजेस, जब वैकेंसी होती है, कंपनी यूज सच एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, कंपनी इन्हीं में से लोगों को कॉल करके बुला लेती है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट ऑन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट निकलता है, जैसे कि यही देख लो, ये रखा है मेरे सामने। ठीक, ज्वाइन इंडियन नेवी पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे वैकेंसीज़ लिखी हुई है कि पायलट की 26 वैकेंसीज़ है, इसके अलावा नवल एयर ऑफिसर की 22 वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पे पूरा जेंडर बेसिस पे लिखा हुआ है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई एप्लीकेशन 25 फरवरी दे रखी है। ठीक, एम्प्लॉयमेंट न्यू डेट्स 8 फरवरी की दे रखी है, मतलब ये कुछ भी होगा, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर मतलब कर रहे हैं, अनमेरिड मैन और वुमेन कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, इन्वाइट किया गया है। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में निकलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत निकलते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक, अगर दिखाएँ तुम्हें, ये तो नहीं है एडवर्टाइजमेंट, ये है, ये देखो। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे अलग अलग निकले हुए हैं। देखो लिखा है रिक्रूटिंग, हम रिक्रूट कर रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट, प्लेसमेंट ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जॉब के हिसाब से। स्कूल्स की बात करें, मयूर पब्लिक स्कूल है, बनस्थली पब्लिक स्कूल है। ठीक, अलग अलग जगह पे मिल रही हैं आपको। GD गोयनका पब्लिक स्कूल, यहाँ पे भी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक, तो बहुत बहुत जगह जगह निकली है। टोयोटा में निकली हुई है, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा अलग अलग तरीके की वैकेंसी होती है, अखबार वगैरह में निकल जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़पेपर ये इसके अंदर हमारा आ जाता है। जनरली यूज़ फॉर वाइडर चॉइस। इससे क्या होता है, हम वाइडर चॉइस रिक्वायर्ड जब हमें ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एक तरीके से हमें चाहिए ज़्यादा लोग कि हम बहुत सारे लोग अप्लाई करें, हम उनमें से बेस्ट चूज़ करेंगे, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब कैन बी गिवन इन एडवर्टाइजमेंट। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट टू चूज़ फ्रॉम, बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स जो है अप्लाई करेंगे, उसमें से हम चूज़ कर सकते हैं, हमें ये फ़ायदा मिलेगा। इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाएंगी जिनको हमें बार बार मेहनत करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगले होते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये क्या होते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सरकारी दफ्तर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से अगर हम बात करें, एक ऑफिस होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, और ये अनस्किल्ड और स्किल्ड लोगों को भी जॉब प्रोवाइड करते हैं। जितने भी जॉब सीकर्स होते हैं, नौकरी ढूंढने वाले होते हैं, वो इन पे जाके अपने रिज्यूम्स को जमा कर देते हैं, ये उन रिज्यूम्स को रख लेते हैं। और जब कभी भी कोई कंपनी या एम्प्लॉयर आता है, उसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कैंडिडेट्स की, तो वो इनसे रिज्यूम्स ले जाता है और लोगों को बुला लेता है। तो ये एक तरीके से लिंक का काम करते हैं जॉब सीकर के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में। ठीक, तो लिखा भी है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कैन रन बाय द गवर्नमेंट एंड आर यूज फॉर फिलिंग अनस्किल्ड और स्किल्ड जॉब। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जॉब सीकर गेट रजिस्टर्ड विद दीज एक्सचेंज एट एम्प्लॉयर्स रिक्वायर्ड इज प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। जॉब सीकर मतलब नौकरी ढूंढने वाले लोग यहाँ पे जाके अपना रिज्यूम जमा कर सकते हैं, मतलब खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। और जब भी कभी कोई एम्प्लॉयर कोई इनसे रिक्वेस्ट करेगा, कैंडिडेट्स की लिस्ट मांगेगा, तो ये उन्हें क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। ये एक लिंक होते हैं, लिंक बिटवीन जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर, जॉब सीकर के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में। ठीक, पांचवा ले लेते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। ये क्या होता है प्लेसमेंट एजेंसीज? ये नया धंधा चला है। ठीक, दीज एजेंसीज कंपाइल बायोडाटा ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड रिकमेंड सुटेबल नेम्स टू देयर क्लाइंट्स। सच एजेंसीज चार्ज फी फॉर देयर सर्विसेज 1 और 2 मंथ सैलरी। मतलब क्या है सीन, मतलब ये है, ये एजेंसीज जो होती हैं वो बायोडाटा इकट्ठा करती हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स का, और जो इनके क्लाइंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन्हें सप्लाई करती हैं कि ये कैंडिडेट्स हैं, इन्हें आप नौकरी पर रखो, इनको चूज़ कर लो, ये अच्छे कैंडिडेट्स हैं, इस तरीके से। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्टेड होते हैं, ये उनसे उनकी 1 महीने की या 2 महीने की सैलरी ले लेते हैं एज अ कमीशन के तौर पे। तो ये हो गया
अगला कैंपस रिक्रूटमेंट, पता ही है आपको। ठीक, कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, कंपनियां जो हैं जाती हैं और स्कूल कैंपस तो नहीं, खैर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह में प्लेसमेंट ड्राइव्स चलाती हैं, तो वहाँ से हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट इंटरव्यू इन कैंपस फॉर वेरियस इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। ठीक, टू सर्च राइट कैंडिडेट फॉर जॉब, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरव्यू करती हैं कैंपस में अलग अलग इंस्टीट्यूट के, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, ताकि सही जॉब के लिए सही कैंडिडेट चुना जा सके। मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन क्लोज लाइजन विद द यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो लाइजन क्रिएट करके रखती है, मतलब जुड़ के रहती हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ। ठीक, अगला रिकमेंडेशन, ये क्या है रिकमेंडेशन? रिकमेंडेशन का मतलब एम्प्लॉयज़ रिकमेंड हो जाते हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ जो है किसी को रिकमेंड कर दें, या कोई रिलेटिव हमारा दोस्त कोई किसी एम्प्लॉय को रिकमेंड कर दे। एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ और देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ठीक, ये हमारे इसमें आ जाते हैं, क्योंकि मतलब कोई सिफारिश से आता है। सच एप्लीकेंट्स वर लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉयज़, ये एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं। बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज सफिशिएंटली नोन, क्योंकि इनका बैकग्राउंड जो है वो सही से हमें पता होता है, भरोसा होता है कि ये घपलेबाजी नहीं करेंगे या फिर गायब नहीं हो जाएंगे। इसके अलावा लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये कौन होते हैं? ठेकेदार, ये होते हैं हमारे ठेकेदार। ठेकेदार कौन लोग होते हैं? ठेकेदार वो लोग होते हैं जिनके पास सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं बहुत सारे। ठीक, ये उनके क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, और जब भी हम इन्हें हायर करते हैं तो ये शॉर्ट नोटिस पे, मतलब कम समय में ज़्यादा वर्कर्स हमें प्रोवाइड करा देते हैं। तो लिखा भी है कॉन्ट्रैक्टर आर यूज फॉर हायरिंग सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर, इनका इस्तेमाल किया जाता है सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को सेलेक्ट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद लेबर एंड दे कैन प्रोवाइड वर्कर एट शॉर्ट नोटिस, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए वो इनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं और कम समय में हमें वर्कर प्रोवाइड करा देते हैं। और लेबर कॉन्ट्रैक्टर गेट कमीशन फॉर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए सर्विस, ये ऑर्गेनाइजेशन से भी कमीशन लेते हैं और अब तो लेबर से भी ले लेते हैं। ठीक, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न, टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं भैया कभी कभी। ठीक, वैकेंट पोस्ट का टेलीविज़न पे आएगा तो वो इसमें आ जाएगा हमारा। आखिरी वेब पब्लिशिंग, बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे naukri.com है, monster.com है, ठीक है, timesjob.com है। ये सब क्या कर रही हैं भाई, इन जॉब की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को भी जो जॉब ढूंढ रहे हैं, और कंपनीज को भी उन लोगों के बारे में जो जॉब करना चाहते हैं। अब इसके मेरिट और डीमेरिट देख लेते हैं फटाफट से। फ़ायदे, क्वालिफाइड पर्सनल, भैया इनसे फ़ायदा क्या है? इन सबसे ये फ़ायदा है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी, उनमें से हम बेस्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक, बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेन पीपल टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर हम बात करें एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करके, जो कंपनी है या मैनेजमेंट है वो अट्रैक्ट कर सकता है क्वालिफाइड और ट्रेन पर्सन को, ताकि वो उनके यहाँ अप्लाई करें। वाइडर चॉइस, वाइडर चॉइस का मतलब पीछे भी पढ़ के आए, रिज्यूम्स बहुत सारे होंगे हमारे पास, कैंडिडेट्स ने बहुत अप्लाई करा होगा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइस होगी। लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम द आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई, बाहर से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा होगी। फ्रेश टैलेंट, बाहर से लोग आएंगे, कोई पुराना आदमी नहीं है तो नया टैलेंट आएगा। इट ब्रिंग्स न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो न्यू ब्लड लेके आएगा। कॉम्पिटिशन की स्पिरिट आएगी। ठीक, जो नए लोग आएंगे, पुराने एम्प्लॉयज़ उनसे बेहतर काम करके दिखाएंगे कि हम इनसे अच्छे हैं। ठीक, इफ़ अ कंपनी ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, अगर कंपनी बाहर से लोगों को एक नौकरी पर रखती है तो स्टाफ विल हैव टू कम्पीट विद आउटसाइडर, तो स्टाफ को बाहर वाले लोगों से कम्पीट करना पड़ता है। दे विल वर्क हार्डर, वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं टू शो बेटर परफॉर्मेंस, ताकि अच्छी परफॉर्मेंस को शो कर सकें। इसके बाद डीमेरिट्स, डीमेरिट्स में अगर हम देखें, डिससेटिस्फेक्शन, अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच क्या होगा? डिससेटिस्फेक्शन होगा। एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में लीड टू डिससेटिस्फेक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, दे मे फील दैट देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस, मतलब इससे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होंगे उनमें डिससेटिस्फेक्शन आएगा, क्योंकि उन्हें महसूस होगा कि उनके प्रमोशन के चांसेस कम हो गए। दूसरा, लेंथी प्रोसेस, बहुत झाड़ है, पहले नौकरी निकालो एडवर्टाइजमेंट में, अखबार में, उसके बाद रिज्यूम्स आएंगे 10-15 दिन तक, फिर उन्हें इकट्ठे करते रहो, फिर उनमें से बेस्ट लोगों को चुनो। ठीक है,
फिर उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाओ, उनके टेस्ट लो, इंटरव्यू लो, फिर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में हम पढ़ेंगे, ठीक, बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है, मेडिकल करना पड़ता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, बहुत सारे काम होते हैं, वो इसमें आ जाता है। तीसरा कॉस्टली, पैसा बहुत खर्च होता है इसमें, ठीक, ऑब्वियस सी बात है। ये हो गया। इसके बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन का कोड वैसे तो था हमारा सुरों के ताज माइकल जैक्सन, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप अगर मैं बात करूं तो होता है हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम एलिमिनेट कर देते हैं अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब एप्लीकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा अनक्वालिफाइड और अनफिट लोगों को, जो हमारी जॉब करने के लायक नहीं है उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह के अकॉर्डिंग, ठीक। सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट जो होता है, फिर दूसरा आता है हमारा सिलेक्शन टेस्ट, हमारा पेन पेपर टेस्ट होता है, ठीक। इसके अंदर काफ़ी तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं, इसका हमने कोड भी पढ़ा था, ठीक है। पिटाई, पी से आपका था पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक। इसके अंदर पर्सनालिटी के अंदर मीजर द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एटीट्यूड, बिलीव्स, इमोशन, स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी लेवल, टॉलरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ चेक किया जाएगा, आपका टॉलरेंस लेवल क्या है, आप मैच्योर हो नहीं हो, इमोशनली स्टेबल हो नहीं हो, ये सब चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। आई से आ जाता है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। ये आपका एक तरीके से आईक्यू टेस्ट हो गया, आपकी दिमागी क्षमता को, आपकी मेंटल कैपेसिटी को, कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। द साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ये आपकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को चेक करता है। टी से आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जो होता है वो आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक करता है, ठीक, मेजर्स द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक। ए से आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर पोटेंशियल फॉर न्यू लर्निंग देखा जाता है आपका, कि आप नई चीज़ों को कितनी तरीके से सीख सकते हो, ठीक। आई से हो जाता है फिर आपका इंटरेस्ट टेस्ट। इसके अंदर ये देखा जाता है कि आप किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिटरमाइन अ पर्सन एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड द काइंड ऑफ जॉब दैट विल सेटिस्फाई हिम। मतलब यहाँ देखा जाता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कौन सी जॉब तुम्हें सेटिस्फाई करेगी, वो हमारा इसमें आता है। तीसरा होता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, फेस टू फेस ओरल कन्वर्सेशन होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। इसमें यही लिखना है, इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल फेस टू फेस ओरल कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट। मतलब ये आमने सामने बात होती है एम्प्लॉयर और कैंडिडेट्स के बीच में। इसमें इंटरव्यूअर जो होता है वो इंटरव्यूई से, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा होता है और जो इंटरव्यू दे रहा होता है, इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू देने वाले से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है, जैसे कि उसकी वो सैलरी क्या लेगा, कहाँ पे वो काम करना चाहता है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब चीज़ें इसमें हमारी इंक्लूड होती हैं। इंटरव्यू ऑल्सो गिव चांस टू इंटरव्यू टू सीक इन्फो रिगार्डिंग सैलरी, पोस्टिंग एक्सेट्रा। इसमें ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं, ठीक। इसके अलावा अगला चौथा, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। ये क्या है, रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक में बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो अपने जो लोगों को नौकरी पर रखते हैं उनका बैकग्राउंड वगैरह, रेफरेंस वगैरह लेते हैं। मतलब कहते हैं कि कोई तुम्हारा रेफरेंस दे दे तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करने के लिए। चेक कर मैनी एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पर्पज ऑफ वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन एंड गेनिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट। मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयर्स नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह ले लेते हैं, रेफरेंसेस का भी ले लेते हैं, कैंडिडेट्स का भी ले लेते हैं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स ने दी है उसे वेरीफाई किया जा सके। रेफरेंस कैन बी, रेफरेंस जो है वो किसी भी का भी हो सकता है, ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर, किसी एम्प्लॉयर का हो सकता है, प्री नोन पर्सन, किसी जानने वाले इंसान का, आपके किसी टीचर का या किसी प्रोफेसर का हो सकता है, ठीक। ये ध्यान रखना है। पांचवा, सिलेक्शन डिसीजन। अब सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, जो लोग प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग को पास कर गए, इन सारे टेस्टों को पास कर गए, इंटरव्यू को पास कर गए, रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक को पास कर गए, उन सब में से जो
लोग बचे हैं अब हमारे पास, जो मतलब सब सारे प्रोसेस पास करके आ चुके हैं, उनमें से फाइनल डिसीजन लिया जाएगा किसे नौकरी पर रखना है किसे नहीं रखना है। इसमें लिखा भी है द फाइनल डिसीजन हैज़ टू बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक। मतलब जिन्होंने टेस्ट इंटरव्यू और रेफरेंस चेक को पास कर लिया उनमें से सेलेक्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स। बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन लेने से पहले व्यू एंड ओपिनियन ऑफ मैनेजर इज कंसिडर्ड। जिस मैनेजर के अंदर कैंडिडेट को काम करना है उसका ओपिनियन भी लिया जाता है। अगला मेडिकल एग्जामिनेशन। ये क्या होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर अदर कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ मेडिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक, सिलेक्शन के बाद जो कैंडिडेट होता है उसे मेडिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर जाना पड़ता है। उसमें चेक किया जाता है उसकी आई साइड वगैरह वीक तो नहीं है, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है पहले से। ठीक, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। 7वां जॉब ऑफर। जॉब ऑफर क्या होता है? जॉब ऑफर मतलब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया आपका। इसमें जॉब ऑफर का मतलब हो गया लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। इसके अंदर द कैंडिडेट हु क्लियर द मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कैंडिडेट्स यहाँ से और यहाँ से भी निकल जाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्रॉस कर लेते हैं, उन्हें जॉब ऑफर दिया जाता है एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के थ्रू। जॉब ऑफर इज मेड टू होम थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। द लेटर कंटेन अ डेट बाय विच द अपॉइंटी मस्ट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी, पे स्केल एंड अदर बेनिफिट्स। इस लेटर में क्या क्या लिखा होगा? कितनी तारीख को नौकरी पे पहुंचना है, तुम्हारी पे क्या है, मतलब सैलरी क्या है, ठीक, और इसके अलावा तुम्हें और कोई बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। 8वां एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये क्या होता है? आजकल कंपनियां ये करने लगी हैं। पहले लोग क्या करते थे, ट्रेनिंग करी कंपनी के अंदर, ट्रेनिंग पूरी हुई, काम सीखा, दूसरी जगह अच्छी जॉब मिली, पकड़ ली ज़्यादा सैलरी की। तो ये ऐसा ना हो पाए, इसके लिए एम्प्लॉय जो हैं आजकल, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, कंपनियां जो हैं, वो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का बना लेती हैं, मतलब साइन करा लेती हैं कैंडिडेट से। आफ्टर द कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मेड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड कैंडिडेट। ठीक है, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या होगा? जॉब टाइटल, मतलब का आपकी ड्यूटी लिखी होगी, रैंक लिखी होंगी, आपकी ड्यूटीज़ क्या काम करने हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डेट व्हेन कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट, जब से आपको नौकरी पे आना है, आपकी सैलरी, आपके अलाउंसेस, हाउ आवर्स ऑफ वर्क, कितने घंटे काम करना है, लीव रूल्स, सिकनेस, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, वर्क रूल्स, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कब नौकरी छोड़ आपकी चली जाएगी, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ट्रेनिंग का मतलब हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक, इंक्रीजिंग स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी। ट्रेनिंग का मतलब है इंक्रीजिंग स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी। ठीक, डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ। ठीक, ये इसमें हमारी ओवरऑल ग्रोथ आ जाएगा, एक तरीके से पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना हमारा इसमें आता है। अब इसके बेनिफिट्स दो लोगों को मिलेंगे, इसके फ़ायदे दो लोगों को हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलते हैं और एम्प्लॉयज़ को भी मिलते हैं हमारे। ठीक, तो चैप्टर बस ख़त्म ही हो गया, ज़रा सा बचा है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फ़ायदे होंगे? ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है सिस्टमैटिक लर्न बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में पहला आ जाएगा हमारा सिस्टमैटिक लर्निंग के अंदर। ठीक, ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड विच लीड्स टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स और मनी। मतलब ट्रेनिंग से क्या होता है, एक सिस्टमैटिक लर्निंग होती है, मतलब ये हिट एंड ट्रायल मेथड से अच्छा है, इससे वेस्टेज नहीं होगी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी। दूसरा, हायर प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या हो गया? इससे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा? वो ज़्यादा काम कर पाएगा, अच्छा काम कर पाएगा, हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। इट एनहांस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स। मतलब वो ज़्यादा कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, अच्छी क्वालिटी का कर पाएगा, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा, डेवलप फ्यूचर मैनेजर्स
ये भविष्य के मैनेजर्स को तैयार करता है। ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर्स हु मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी। मतलब ट्रेनिंग से हमें फ्यूचर के मैनेजर्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब सबॉर्डिनेट्स काम करना सीख जाते हैं, उन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि अगर इमरजेंसी हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर सकें। रिड्यूस absenteeism, ठीक, absenteeism ट्रेनिंग इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल एंड रिड्यूस absenteeism एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉय के मोरल को और इंक्रीज करती है, जिससे क्या होता है उसकी छुट्टियां कम होने लगती हैं। रिड्यूस absenteeism एम्प्लॉय टर्नओवर, लोग नौकरी छोड़ के नहीं जाते। मतलब ट्रेनिंग करने से एम्प्लॉय के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ वो अच्छे से काम कर सकता है, तो इसकी वजह से वो छुट्टी नहीं मारता, नौकरी नहीं छोड़ता। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। मतलब ये हमारी मदद करता है जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो चाहे इकोनॉमिक हो, बिजनेस इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस से हम कोप अप कर पाते हैं एम्प्लॉयज़ को ट्रेन और डेवलप करके। अब एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदे हैं इससे? पहला, बेटर कैरियर। कैसे बेटर करियर? इम्प्रूव स्किल एंड नॉलेज लीड टू बेटर करियर ऑफ द इंडिविजुअल। जब एम्प्लॉयज़ की स्किल और नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी तो उनका करियर अच्छा है। अभी वो कम सैलरी में काम कर रहे हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है, हायर रैंक पे जाएंगे, ठीक है, सैलरी छोड़ो हायर रैंक पे काम करेंगे जाके, अब रैंक बढ़ जाएगी, इंक्रीज अर्निंग। हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब हायर रैंक पे जाके काम करेंगे तो अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी। लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर, हेल्प हिम टू अर्न मोर वेजेस एंड बोनस एंड इंसेंटिव, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, ठीक, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, इस वजह से उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अगला, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को चोट वगैरह नहीं लगेगी, एम्प्लॉय सेफ रहेगा। ट्रेनिंग मेक एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन। मतलब अगर हमारा काम बिजनेस का ऐसा है जहाँ पे मशीन्स को हैंडल करना पड़ता है, तो मशीन्स पे ट्रेनिंग करके एम्प्लॉयज़ इफिशिएंट बन जाएंगे, वो मशीन्स को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे ताकि उन्हें चोट ना लगे, दस लेस प्रोन टू एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट्स कम होंगे। अगला, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब ट्रेनिंग इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। इससे एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ेगा एज दे नो देयर वर्क आफ्टर बीइंग ट्रेन। क्यों? क्योंकि अब ट्रेनिंग के बाद उन्हें पता है कि उन्हें काम क्या करना है, तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक। तो ये जरूर कर लेना, बहुत बार ये पूछा भी गया है, इसकी ट्रेनिंग के बेनिफिट्स या नीड्स। अगला, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक, लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का। दो तरीके के मेथड होते हैं, एक ऑन द जॉब, एक ऑफ द जॉब। दोनों में क्या फ़र्क है? ऑन द जॉब जो है वो आपको काम करते करते काम करना सिखाया जाएगा, और ऑफ द जॉब में आपको जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी अवे फ्रॉम वर्क प्लेस। मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग होगी एट वर्क प्लेस, जहाँ पे आपको ऑफिस है, ऑफिस के अंदर ही काम करना सीखोगे, ठीक। यहाँ पे होगी अवे फ्रॉम वर्क प्लेस, ठीक, ये यहाँ पे काम आती है। अब इसके अंदर क्या क्या है? पहला है अप्रेंटिसशिप। ये क्या होता है अप्रेंटिसशिप? अप्रेंटिसशिप में एक मास्टर वर्कर होता है, एक ट्रेनर जो होता है, जो अपॉइंट किया जाता है, जो वर्कर्स को लगातार गाइड करता है, ठीक, काम करने के लिए, जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर्स। ऑफ्टन प्रिटेन शेयरिंग एंड प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। मतलब तुमने देखा होगा छोटू आता है, अगर अंकल जी कोई प्लम्बर का काम करने आते हैं हमारे घर में, या फिर कोई बिजली रिपेयर इलेक्ट्रीशियन आता है, तो उसके संग एक छोटू आता है जो सामान उठा उठा के देता है। अंकल जी सही कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे होते हैं, तार उर छील रहे होते हैं, तो वो छोटू से कहते छोटू प्लास दे, छोटू प्लास देता है। छोटू से कहते हैं छोटू पेश कर उठा, छोटू पेश कर उठाता है। तो ये सारे काम जो होते हैं ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें, अ मास्टर वर्कर और अ ट्रेनर इज अपॉइंटेड हु गाइड्स द वर्कर रिगार्डिंग द स्किल ऑफ जॉब। एक मास्टर वर्कर जो है या ट्रेनर जो है वो अपॉइंट किया जाता है इसके अंदर हमारा, जो गाइड करता है किसे? वर्कर को काम करने के लिए। ये अप्रेंटिसशिप में होता है, ठीक। इसमें अगला आता है हमारा कोचिंग। कोचिंग, ये वाली कोचिंग नहीं जो तुम लोग पढ़ते हो, कोचिंग मतलब इसमें कोच वाली कोचिंग आ जाएगी, जिससे क्रिकेट वगैरह के कोचेस होते हैं हमारे, वैसे कोचेस आ जाते हैं हमारे। इसमें अलग तरीके के भी कोचेस होते हैं अब ऑर्गेनाइजेशन में हमारे,
ठीक है। जैसे इन दिस मेथड द सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्टर ट्रेनी एज अ कोच, इसमें जो सुपीरियर होगा वो गाइड करेगा और इंस्ट्रक्ट करेगा ट्रेनी को एज अ कोच टू डेवलप मैनेजरल क्वालिटीज़, ताकि वो मैनेजरल क्वालिटीज़ को डेवलप कर पाए खुद के अंदर। ठीक, इसके अलावा अगला आता है इंटर्नशिप। बहुत बार नाम सुना होगा कि इंटर्नशिप करी हमने यहाँ से वहाँ से हमारे भैया ने। तो ये क्या होता है, एक जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इंटर्नशिप एक जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो आपका कॉलेज होता है और जो कंपनी होती है वो दोनों साथ में मिलके कॉर्पोरेट करके मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अपने लोगों को। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ICAI। वो CA स्टूडेंट्स को CA फर्म्स के थ्रू ट्रेनिंग देता है। मतलब अगर आप CA करोगे तो CA करने के बाद जैसे ही आप उसमें इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, जो हमारा पीरियड होता है इंटर्नशिप का, उस पीरियड में आपको किसी CA के अंडर ही ट्रेनिंग करनी होती है। तो किसी भी CA फर्म में जाके ट्रेनिंग कर सकते हो। तो इसमें कॉलेज और कंपनीज जो है साथ में मिलके काम करती हैं। ICAI आपका कॉलेज एक तरीके से मान सकते हो जो CA की डिग्री देता है, और CA फर्म्स जो हो गई वो आपकी कंपनीज या कुछ भी मान सकते हो जो आप माना चाहो। ये इंटर्नशिप होता है। इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग। ये एक जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग होता है इन विच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म्स कॉर्पोरेट, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फर्म साथ में मिलकर ट्रेन करते हैं। अब प्रैक्टिस ट्रेनिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, इसमें जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। किसकी? अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इज गिवन। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है थ्योरेटिकल नॉलेज की। नो सैलरी इन दिस पीरियड, इसमें ध्यान रखना इंटर्नशिप में कोई सैलरी नहीं मिलती है आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत पैसा मिलता है जिसे हम लोग स्टीपेंड कहते हैं, नॉमिनल आने जाने का खर्चा एक तरीके से। जॉब रोटेशन, ये क्या है? जॉब रोटेशन का मतलब एम्प्लॉय ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। जॉब रोटेशन का मतलब हो गया एम्प्लॉय एक ही काम कर करके बोर हो गया तो उसे सारे काम सिखाना चाहते हैं। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हर एम्प्लॉय हर काम करना जानता हो, जैसे कि मोस्टली बैंकों में होता है। तो मैं देखा होगा एक अंकल जो आज कैश काउंटर पर बैठे हैं, कल को वो कहीं और बैठे होंगे, पासबुक प्रिंटिंग वाली उससे बैठे होंगे, ठीक, कभी KYC पे बैठे होंगे, ठीक। तो जॉब रोटेशन देखने को मिल जाती है हमें, ठीक। तो जॉब रोटेशन जो है एम्प्लॉय को ट्रांसफर करती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में। इसमें आप बैंक्स का एग्जांपल सबसे बढ़िया है वो लिख सकते हो। तो ये जॉब रोटेशन में आता है। दिस एनेबल्स ट्रेनी टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ बिजनेस, ठीक। इससे जो ट्रेनी होता है वो बिजनेस के सारे पार्ट्स करना सीख जाता है, सारे काम सीख जाता है, ठीक। जॉब रोटेशन ऑल्सो ट्रेनी अलाउ ट्रेनी टू इंटरेक्ट विद अदर एम्प्लॉयज़ विच मेक ईजी कॉपरेशन अमंग डिपार्टमेंट। इससे जो है जो ट्रेनी होता है वो सब डिपार्टमेंट के लोगों से मिलता है तो कॉपरेशन और ज़्यादा आसान हो जाता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, इसके अंदर खाली एक ही पढ़ना है, ठीक। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है। वेस्टिबल ट्रेनिंग, ये क्या है? वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग में के अंदर एक क्लासरूम इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। ट्रेनिंग जो है वो क्लासरूम में दी जाती है। ट्रेनिंग इज गिवन इन क्लासरूम वेयर एक्चुअल वर्किंग इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड। जो ट्रेनिंग होगी वो क्लासरूम में दी जाएगी और उस क्लासरूम में एक्चुअल वर्किंग एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू हैंडल एक्सपेंसिव एंड सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। तो ये मेथड का इस्तेमाल तब होता है जब एम्प्लॉयज़ को बहुत ही, अगर हम बात करें एक्सपेंसिव, महंगी और सोफिस्टिकेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स मशीन्स को हैंडल करना हो, तब उनको ये डिपार्टमेंट दिया जाता है। इसके अंदर उन्हें डमी मॉडल्स पे एक तरीके से हम करें जो होता है आपकी ट्रेनिंग दी जाती है और बाद में फिर रियल मॉडल पे काम करने को छोड़ दिया जाता है, ठीक। तो ये आपके टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा इसमें एक और ले सकते हो, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। 5वां लिख लो, इंडक्शन या ओरिएंटेशन। ये क्या होता है इंडक्शन ओरिएंटेशन? ये भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। इसके अंदर वही हो गया, ओरिएंटेशन आपका मतलब हो गया इंट्रोड्यूसिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ टू अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन सिखाना। ये सेम वही बात हो गई जो हमने सिलेक्शन में पढ़ी थी ओरिएंटेशन वाले
स्टेप के अंदर, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में। तो ओरिएंटेशन ये इंडक्शन वही है आपका, ठीक। तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया आपका छठा चैप्टर कंप्लीट। 6 चैप्टर यहाँ 5वां करा दिया मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में, ये छठा हो गया। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं चैप्टर नंबर 12 आपका पूरा कवर करा दूंगा।